वो आंखों से कुछ भी तो कहता नहीं है, समंदर समंदर है, बहता नहीं है। संपूर्ण सिंह कालरा से गुलजार बनने का सफर ना तो छोटा था और ना ही तयशुदा। 2004 में पद्म भूषण, 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड, 6 नेशनल अवार्ड्स। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली। 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स, चल्ला की लाबदा फिरे, 1 ग्रैमी और 1 ऑस्कर। साठ साल से भी लंबा करियर। पीढ़ियों के साथ गुलजार भी जैसे बदलते रहे, समय के साथ ढलते रहे। रोआ रोआ खिलने लगी है ज़मीं, ओ गुलजार साहब, फिल्मी दुनिया जो है वो कमर्शियल दुनिया है, कविता लिटरेचर से बहुत अलग हटके। सो आई ऑलवेज वांटेड गुलजार साहब कि हाउ यू हैव बीन एबल टू मिक्स दीज टू थिंग्स। नहीं, एक तो ये कि सिनेमा लिटरेचर से कोई बहुत अलग चीज़ तो नहीं है। शुरुआत वहीं से हुई है। हमारे प्लेज थिएटर, दे वर द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड फूड फॉर सिनेमा। हमारे एपिक्स जो बड़े बड़े पीछे, तो लिटरेचर से अलग तो मैं सिनेमा को नहीं मानता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मीडियम, पब्लिक मास मीडियम होने की वजह से इसका लिटरेचर से वास्ता ज़रा सा दूर हो गया। और अच्छा सिनेमा जितना भी बनता है और जब भी बनता है वो उतना ही लिटरेचर के करीब आ जाता है। और कोशिश ये रहती है कि जिस तरह लिटरेचर ज़िंदगी की अक्कासी करता है, ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है, जिस तरह वो ज़िंदगी के पास रहता है और धड़कता है, सिनेमा उसी तरह ज़िंदगी के उतना ही पास रहे और ज़िंदगी को उसी तरह महसूस करे और करा सके। लिटरेचर से आपका इतना गहरा संबंध रहा है, लगाव रहा है कि बंगाली लिटरेचर से आप काफी हद तक लगता है प्रभावित रहे हैं। पर्टिकुलरली यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ बंगालीज। तो इसकी क्या खास वजह है? मैंने व्हाई इज इट? खास वजह यह है कि हमारे मुल्क के बहुत सारे कल्चर हैं और बहुत से हिस्से हैं जिसमें बंगाल एक निहायत खूबसूरत, फर्टाइल और सरखेज़ इलाका है, जहाँ लिटरेचर की, फाइन आर्ट्स की हमेशा बहुतात रही है। और आप किसी भी हिस्से से एक दूसरे हिस्से से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये कि सिनेमा की वजह से लिटरेचर से ताल्लुक़ नहीं हुआ, लिटरेचर की वजह से सिनेमा से ताल्लुक़ हुआ। और बंगाली लिटरेचर क्योंकि स्कूल की उम्र से ट्रांसलेशंस पढ़े थे, तर्जुमे पढ़े थे और वाकिफ़ था, टैगोर से वाकिफ़ था, शरचंद्र से वाकिफ़ था और बिमल रॉय के सिनेमा से वाकिफ़ था। मेरे गुरु बिमल रॉय, उनकी तमाम फिल्में लिटरेचर पर आधारित हैं। और मैं, एक तो ये कि बंगाली लिटरेचर का फैसिनेशन, फिर बंगाली ओरिजिनल पढ़ने के शौक में बंगाली सीखनी शुरू की। अच्छा, बंगाली पढ़ लेते हैं आप? जी हाँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जानने के लिए। जी हाँ, 2 लफ्ज़ सुनाए ना। আমি গানগুলো লিখেছি বেঙ্গলি বইতে। বেঙ্গলি বইতে আপনি গান লিখেছেন আলাদা? জি হ্যাঁ, আমি आरडी সঙ্গে লিখেছি आगे। तो इससे ताल्लुक था बंगाली ज़बान से इस तरह से कि सीखने की कोशिश थी ताकि ओरिजिनल पढ़ सकूं मैं टैगोर को। फिर दोस्त ऐसे थे जिनके साथ उठना बैठना, ख़ुसूसन इप्टा के ग्रुप से, जिसमें बाशुदा थे और मुकुलदा थे, देबूसैन थे, झलानी थे, यहाँ से दिल्ली से हमारे दोस्त थे।
तो उनसे बैठ के बंगाली साहित्य सुना करते थे, बंगाली पोइट्री सुना करते थे। दैट्स हाउ आई केम टू नो ऑफ जीवनानंद दास एंड सुभाष मुखोपाध्याय। देखिए साहब, सबसे बड़ी हद तो ये है कि मैंने बंगालन से शादी ही कर ली। सो दैट्स द एक्सट्रीम यू कैन से। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। 18 अगस्त 1934 जन्म हुआ डिस्ट्रिक्ट झेलम में, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद 12 साल की उम्र में गुलजार हिंदुस्तान आए। बचपन गुजरा दिल्ली में, लेकिन सरहदों की लकीरों का दर्द बार बार छलकता रहा। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। 20 साल की उम्र में गुलजार मुंबई आए। बिमल रॉय के असिस्टेंट बन गए। गुलजार दीनवी के नाम से कुछ फिल्मों में गाने भी लिखे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाँव। बतौर गुलजार पहला गीत लिखा अपने गुरु बिमल रॉय के लिए। फिल्म बंदिनी 1963 में रिलीज हुई। बंदिनी बेस्ड है एक बंगाली नॉवेल पे, नाम तामोशी। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। अगले कुछ सालों में गुलजार ने कई टाइमलेस फिल्मों के लिरिक्स, स्क्रीन प्लेज और डायलॉग्स लिखे। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। 1971 में गुलजार ने पहली फिल्म डायरेक्ट की, मेरे अपने, जो रीमेक है तपन सिन्हा की बंगला फिल्म का ओपन जन। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। गुलजार की दूसरी फिल्म परिचय भी बेस्ड है एक बंगला नॉवल रंगीन उत्तरायण पर। सारे के सारे कामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। बॉम्बे में ज्यादातर इन्फ्लुएंस साउथ का रहा है कि जैसे साउथ इंडियन प्रोड्यूसर्स रहे हैं, साउथ इंडियन फिल्म हिट्स के हिंदी वर्जन्स बने हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि इस एरिया से भी वाकिफ होना चाहिए और साउथ इंडियन लिटरेचर, साउथ इंडियन थीम्स, साउथ इंडियन हिट्स के ट्रांसलेशंस, इसकी कभी ख्वाहिश नहीं रही? नहीं, ख्वाहिश तो है, और ख्वाहिश ये कि हिंदुस्तान की शायरी या हिंदुस्तान की लिटरेचर का चेहरा पहचानने के लिए कोई एक ज़बान मुकम्मल नहीं कर सकती। मैं कहूँ कि मैं उर्दू में लिख लेता हूँ, उर्दू में पढ़ लेता हूँ, तो वो पूरे हिंदुस्तान की शायरी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लिटरेचर का अगर चेहरा देखना हो तो आपको वाकिफ सभी खित्तों से, सभी सूबों से, सब इलाकों से और सब ज़बानों के लिटरेचर से कहीं ना कहीं वाकिफ हों तो आपको वो चेहरा नज़र आता है कि हिंदुस्तान की शायरी का क्या चेहरा है, हिंदुस्तान के सिनेमा का क्या चेहरा है। मतलब हम अगर साउथ की फिल्मों का जिक्र करते हैं तो वो हिंदुस्तानी फिल्में हैं। राइट। हम साउथ या बंगाल की फिल्मों का या उड़ीसा की फिल्मों का जिक्र करते हैं तो वो हिंदुस्तानी फिल्में, वी कॉल देम इंडियन सिनेमा। राइट। सिर्फ ये है कि हम काम हिंदी सिनेमा में कर रहे हैं बिकॉज दी लैंग्वेज के, वो ज़बान जिसमें लिखते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो तमाम ज़बानें सीख लेना मुमकिन नहीं है, आपके तो लाइफ स्पैन ही में मुमकिन नहीं है, फिर एनर्जी या फिर दूसरा वक्त। लेकिन ये कि साउथ की शायरी से वाकिफ नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें वो ट्रांसलेशन से मुयस्सर होता है।
जैसे कन्नड़ की शायरी हम वाकिफ हैं, उससे क्या है। मराठी, महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए वो ज़बान समझने लग गए हैं, तो वहाँ की शायरी से वाकिफ़ हैं। गुजरात की शायरी से वाकिफ़ हैं। पंजाबी मादरी ज़बान है मेरी, तो जाहिर है पंजाब की शायरी से वाकिफ़ हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ बंगाल से प्रभावित हूँ तो मैंने बाकी हिंदुस्तान के बारे में जानना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा वतन जो है वो काफ़ी ज़रखेज़ है इस मामले में। अपना किनारा नदिया की धारा है। बड़ा खूबसूरत है कि इतने किस्म के रंग और रूप और ज़बानें मिलती हैं, और ये वैरायटी अपने आप में निहायत अच्छी है। और ये कहना कि हमने साउथ से फिल्में ली हिंदी में बनाने के लिए, ये सही नहीं लगता। अगर आदमी ज़रा सी तवारीख में जाए और हिस्ट्री पढ़े सिनेमा की, तो हिंदी फिल्मों की उपज अपनी बम्बई की जो हुई वो न्यू थिएटर से अलग थी। दैट वाज मोर कमर्शियल। न्यू थिएटर का जितना सिनेमा था जो ईस्ट में पैदा हुआ वो ज़्यादा करीब था लिटरेचर के। साउथ में जो फिल्में बनी शुरू में, मद्रास बहुत बड़ा सेंटर था, तो वो बम्बई में नहीं बनी है। वो हिंदी फिल्में जो बनी साउथ में वो मद्रास में बनी। मद्रास बहुत बड़ा सेंटर था और वहाँ 3-4 ज़बानों में, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन तमाम ज़बानों का सेंटर रहा, जो बाद में कुछ आंध्रा में चले गए, कुछ केरला में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गई फिल्में, तो वो भी बटा रहा। साउथ ने उस वक्त शुरू में हिंदी की फिल्मों को अडेप्ट किया या, लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि साउथ में भी बंगाल से फिल्म गई और वहां बनी और फिर उसकी अडेप्टेशन हिंदी में आनी शुरू हुई। अच्छा, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इन आवर ओन कंट्री। बहुत अच्छी फिल्में जो एक स्टैंडर्ड बंगाल का था, जिस वक्त वो कहीं एक जगह पे आके कम होना शुरू हुआ, तो हमने देखा कन्नड़ में, मलयालम में, वहां पे बड़ी अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई। और फिल्मों से पहले वहाँ का लिटरेचर सडनली स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉपुलर। बहुत अच्छा लिखा गया, जो जिसके ट्रांसलेशंस हुए तो मालूम हुआ कि कितना रिच लिटरेचर है वहाँ का। और ऑन दी होल अगर अब देखें तो कोई एक इलाका ऐसा नज़र नहीं आता कि जहाँ बड़ा कमाल का सिनेमा पैदा हो रहा है या बहुत कमाल का लिटरेचर पैदा हो रहा है। वो डिटेरियोरेशन जो है वो सिर्फ सिनेमा उसका मुजरिम नहीं है, वो पूरी सोसाइटी की वैल्यूज़ जिस तरफ झुकती हैं, गिरती हैं या लुढ़कती हैं, सिनेमा उसे रिफ्लेक्ट करता रहता है, जैसे लिटरेचर उसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे लिटरेचर रिकॉर्ड कर लेता है अपने वक्त को, अपने दौर को, इसी तरह सिनेमा भी उसे रिफ्लेक्ट करता है। म्यूजिक के पॉइंट पर गुलजार साहब, एक तरीके से हम अगर देखें तो आजकल इंटीग्रेशन जो हो रहा है म्यूजिक का, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि जैसे रहमान साहब मद्रास में कुछ धुन बनाते हैं और तुरंत उसका हिंदी वर्जन आ जाता है, एंड दैट इज आल्सो एन इंस्टेंट हिट। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो in a certain sense maybe in the language of music, in the language of rhythm, a certain integration has been achieved, जो शायद पहले इतना नहीं था। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। पहले इस तरह से नहीं था, लेकिन वो दौर जरूर था कि जहां हमारे राग प्रधान हुआ करते थे। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। उसके साथ साथ हमारे फोक, शुरू में आप देखिए तो फोक म्यूजिक, फोक ट्यून्स बहुत आई, जगह जगह से आई, जिसमें पंजाब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पंजाबी फोक की ट्यून्स बहुत ज्यादा आई फिल्मों में हुई। डोली चढ़ते हैं हिरने बैन के, तो ये तलाश जो है ना नया करने की, ये हर वक्त जारी रहती है। फिर उसके बाद एक बीट शुरू हुई, जिसमें शुरू में श्री रामचंद्र और उनके अन्ना साहब हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक नया रुख दिया। शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दिल की जवानी का सताए बढ़ बढ़ के।
इसलिए कि जहाँ एक चलते चलते एक स्टेगनेंसी या किसी एक जगह पे जब ये लगता है कि ठहर गया तो तलाश ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर वो शुरू हुआ जिसके आई थिंक पर्सनली इट्स टोटली, मैं जो कह रहा हूँ मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ, पर अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है। उसका क्लाइमेक्स ओपी नैयर साहब थे, जहाँ मेलोडी भी थी और बीट भी थी और बढ़ता गया। ओए 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 हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ये इस तलाश में एक नया फेज है जो रहमान से शुरू होता है। जहाँ एक नई साउंड की तलाश है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट रहमान ऑन दिस कि उसने गाने की वो जो फॉर्म थी कि एक अस्थाई है, अस्थाई से पहले एक इंट्रोडक्शन म्यूजिक होता है, अस्थाई के बाद फिर एक म्यूजिक आता है, फिर उसके बाद अंतर आता है, फिर एक क्रॉस लाइन जिसे आप कहते हैं, हम लिंकिंग लाइन कहा करते हैं, लिंकिंग लाइन आती है, उसके बाद फिर अस्थाई आती है, फिर एक इंटरल्यूड। ये फॉर्म चलते चलते कोई 30-40 साल से बिल्कुल एक ढांचा बन गया था। यूँ लगता था वो ब्लॉक से प्रिंट करते हैं, करेक्ट है ना, उसकी फॉर्म वैसी थी, जिसमें थोड़ी सी अलग फॉर्म थी बंगाल में, जिसमें एक संचारी डाला करते थे। अच्छा, अंतरे से पहले एक संचारी आ जाया करती थी जो उसको थोड़ा सा वेरिएट करती थी और जो उसे कॉम्प्लीमेंट करती थी अंतरे को। ये फॉर्म सलील चौधरी ने बहुत इस्तेमाल की, उनके गानों में अक्सर मिलती है। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। और जो बड़ी खूबी से शैलेंद्र ने निभाई लिखने में। शैलेंद्र मेरे हिसाब से बेहतरीन लिरिसिस्ट हैं जो हमारी इंडस्ट्री में पैदा हुए। मुझे लगता है कि वो कमाल, उन्हें पहचानती नज्म और नगमा कैसे अलग होते हैं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। उसके बाद ये रहमान के यहाँ नजर आता है जहाँ उसने वो शनाख्त या वो ठप्पा तोड़ दिया। वो गाना अंतरे से भी शुरू हो जाता है। और फिर स्थाई पर आ जाता है। और फिर कई बार वो बजाय अंतरा रिपीट करने के वो अस्थाई ही जिसे हम कहते हैं या एक होराइजन लाइन बना लिया, वो सिर्फ वो एक होराइजन लाइन बनाकर उस पर एक गाने को बिल्डअप कर लेता है। आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत फॉर्म में बड़ी कंट्रीब्यूशन है अदर देन साउंड। तू ही तो सतरंगी रे। Thereafter, of course, there's a little young man whom I met, that is Vishal. I was just coming to that. I think Vishal has again come in with the lovely melody. और साउंड को महसूस करना मॉडर्न भी है, आज के दौर का लगता है, और उसके बावजूद वो हमारी ट्रेडिशन से निकला हुआ। I think even his latest film, he's done very well. The sense of rhythm, very well. और स्पॉन्टेनिटी एक बहुत बड़ी खूबी है विशाल की। ये दोनों तीनों क्वालिटीज मिला के एक आदमी जिसके साथ मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी बांटी थी, दैट वाज आर डी बर्मन। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। आर डी बर्मन जो सिर्फ ये कि मेलोडी ही नहीं, बीट ही नहीं, मॉडर्न साउंड्स ही नहीं, नई किस्म की साउंड्स इस्तेमाल करने के अलावा वो बयानिया भी बड़ा खूबसूरत था। जहाँ उसकी शक्ल, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जावेद साहब का गाना है। अब उसको आप ऑर्केस्ट्रा को देखिए तो कुछ भी नहीं, एक धुन पे बस एक यूं लगता है जैसे वो जोड़ी का एक तारा बज रहा है, लेकिन उसमें वो सारे करतब दिखा लेता है। अब उसमें मेलोडी पैदा करता है। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे। आई थिंक आई वुड लाइक टू पे कॉम्प्लीमेंट टू जावेद साहब ऑल्सो इन दिस कि उसको बरकरार रखा उन्होंने, जिस तरह से धुन चल रही थी और उसी तरह से इमेजेस भी थी और लिखा भी। और आर डी बर्मन, क्योंकि मैंने ज्यादा जिंदगी उनके साथ बांटी है, आपके लगभग शेयर की है, जहाँ ज्यादातर वो हैं, मेजॉरिटी वो मुझे बहुत जरखेज लगते हैं, बहुत रिच लगते हैं वो तीनों चारों चीजों में, और किसी फॉर्म में भी नहीं थे। उसके बावजूद जो इनहेरिट किया उसमें से निकाला। तेरे लिए एक रिश्ता आया, सुन सुन
आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कविता को जी हाँ। आरडी ने जी हाँ, वो जिस झगड़ा तरीके करते से- थे हमारे साथ, अच्छा, बहुत लड़ा कैसे? करते थे, बहुत लड़ते रहते थे। एंड ही हैड अ सिंगर लाइक किशोर कुमार एंड आशा who also. was- हाँ, मतलब उनकी भी वर्सेटैलिटी दोनों ही, आशा जी एंड किशोर कुमार, हमें कमाल वर्सेटैलिटी है उनकी। वो लाइट सॉन्ग्स गाते हैं, हंसते रहते हैं, हंसमुख लगते हैं, उसके बावजूद जो सैड सॉन्ग्स गाए हैं पंचम के साथ किशोर ने, वो भी बहुत कमाल के हैं। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। Let us take something very rather complex. जैसे मेरा कुछ सामान इजाजत का, तो ये तो आसान नहीं है इसमें, that there was not much rhyme. तो इसको आरडी ने किस तरीके से म्यूजिक में ढाला? अक्सर ये हुआ कि ट्यून बनाई, ट्यून के ऊपर कहीं शुरू किया, ट्यून के ऊपर मुखड़े पे शुरू किया, तो बन गए, तो फिर आगे अंतरा में लिख लिया तो उन्होंने उसके ऊपर ट्यून कर ली। या कभी शुरू में मुखड़े की जरूरत पड़ गई, कहने लगे नहीं कोई एक्सप्रेशन सही नहीं मिल रहा, तो आप कोई लाइन दे दीजिए, तो लाइन लिख ली, तो उससे शुरू कर लिया। लेकिन ये एक पूरे का पूरा सीन था, और जब मैंने पढ़ के सुनाया तो उसने समझा मैं सीन सुना रहा हूँ, कहने बहुत अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। मैं डायलॉग नहीं, गाना है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। वो हिंदी समझते थे पूरी क्या तरह? हिंदी से तो कईयों ने कहा कि उनको हिंदी की कुछ खास पकड़ नहीं थी, फिर भी वो हिंदी जबान जानते थे। अब मतलब जाहिर है कि जिस तरह वो अपनी मादरी जबान बंगाली जानते थे, उस तरह तो नहीं जानते थे, इतना फर्क तो होगा। और अंग्रेजी जो आम रहन सहन जो रोजमर्रा का है, वो अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलते हैं। जाहिर है कि ये कहें कि हिंदी पे अबूर था, तो ऐसा तो नहीं था। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। 70 के दशक में गुलजार का नाम सुर्खियों में रहा। वजह बनी फिल्म आंधी, जो रिलीज हुई फरवरी 1975 में। जून 1975 में इमरजेंसी लागू हुई तो फिल्म आंधी को बैन कर दिया गया। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। ऐसा माना गया कि फिल्म इंदिरा गांधी के अलावा देश की पहली डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन से इंस्पायर्ड थी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आंधी को फिर से रिलीज किया गया और फिल्म सुपरहिट हुई। तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं। कोशिश हो या खुशबू, मौसम हो या किनारा, बतौर डायरेक्टर गुलजार ने हर फिल्म में रिश्तों की नई परिभाषा खोजने की, उनके धागों को पकड़ने की कोशिश की। मेरी आवाज पहचान है। 1996 में आई माचिस, फिर से एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, पंजाब का आतंकवाद। चप्पा चप्पा चरखा चले, हाय चप्पा चप्पा चरखा चले। 1999 में आई हुतुतु गुलजार के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म साबित हुई। गुलजार साहब, आपकी फिल्मों में मैन वुमन रिलेशनशिप पे काफी हद तक फोकस रहा है। In fact, some people say that you are kind of almost obsessed with this theme. Why is it that you have focused again and again on this man-woman relationship? क्या वजह है इसकी? अच्छा, how do you generalize this question? Again and again, if इजाजत, आंधी, लिबास जो रिलीज नहीं, हाँ जी, Yes. can you name one more? But these have been the most Again and talked again about after 15 films or 16 films, when you say again and again, तो 3 फिल्मों के बाद आप कोई और नाम ले सकते हैं? No, but you see, the purpose of asking this question was that there is, in your poetry, in your thing, in your filmmaking, आप even in फिल्मों other से पोएट्री की तरफ भाग गए, वरना आप बात करेंगे आप फिल्मों में again and again and again and again, तो I would like to know again and again कैसे? Even in films which are not specifically. Starting from मेरे अपने परिचय, कोशिश. But in all this, there has been a strong man-woman relationship element, which you tried to handle. बताइए इसमें, मेरे अपने में. नहीं, मेरे अपने तो छोड़िए, मेरे अपने वो अच्छा, अंगूर में बता दीजिए.
आप देखिए अलग अलग नहीं, तो मैं- परिचय से आप हट गए। हाँ, तो परिचय में बता दीजिए। there was this relationship that was you explored. It was again a very Well, I'll have to see my film again to learn this. कि it was based on man-woman relationship. लेकिन ये कि I don't deny कि my films have been centered around human relationships. और उसमें man-woman relationship भी है। और man-woman relationship इसलिए नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ, वो इसलिए कि I want to know, इसलिए वो बनाई गई। तो जानने की कोशिश वो फिल्म में नजर आती है। अभी तक वो कोशिश जारी है कि आप कहेंगे कि क्या आपका ख्याल है कि इतनी सदियों के बाद आदमियों को समझ में आ गया मैन वुमन रिलेशन क्या होती है? हज़ार सदियों के बाद समझ में आ गया, आपको समझ में आया? नहीं, तो लेकिन ये तो जारी रहेगा एज लॉन्ग एज द ह्यूमन स्पीसीज। एक पर्सनल लेवल पे एक खोज चलता रहता है। वो पर्सनल लेवल पे जो मुझे समझ में आता है या जो मैं खोज कर रहा हूँ वो मैंने अपनी फिल्मों में कहा है, लेकिन ये कहूँ कि वो समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज। अरे अब भी माचिस रखती हो? पहले तो मेरे लिए रखती थी और अब अपने लिए रखती हूँ। मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? नहीं, आपकी भूलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। आपने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि इन माय अर्लियर फिल्म्स आई वाज वेरी वर्बोस, आई गॉट होल्ड ऑफ द मीडियम क्वाइट लेट। मैं लिटरेचर से आया था और लिखता था और राइटर था, तो हर बात बोल के हर बात कह के तब स्क्रीन पे लाया करता था। मतलब ये लगता था कि हर बात कह देनी चाहिए, जिस तरह हमारे कमर्शियल सिनेमा में होता है कि सीने पे पिस्तौल रख के कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा। अब हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं है, पिस्तौल रखी हुई है, जाहिर है उससे पानी तो छिड़केंगे नहीं, इसीलिए रखी गई है। तो मैं बोलता था कि हाँ मैं गोली मार दूंगा। बहुत देर में जाके ये समझ में आया कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, पिस्तौल अपने आप में बात कर रही है। तो वो साइलेंस इस्तेमाल करनी सीखी बहुत देर के बाद। कहीं किताब के पास जाके मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड यूजिंग द मीडियम बेटर। आपके पहले की कविताएं जैसे आप देखिए आंधी में, तिनके के नशे मन तक, या आपके इधर इजाजत में सांस लेते हैं सुरमई शाम के साए, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपने अभी माचिस में जिस सिंप्लिसिटी से आपने लिखा कि चुनरी लेके सोती थी, कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी, डू यू एक्सेप्ट कि इन योर अर्लियर पोएट्री देयर मे हैव बीन डिग्री ऑफ वर्बोसिटी? मैं टोटली इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन किसी हद तक ये सही है कि आदमी जैसे जैसे सीखता है, जैसे जैसे मीडियम पर, किसी भी मीडियम पर, खा वो शायरी हो, खा वो स्क्रीन प्ले हो या फिल्म हो, जैसे जैसे काबू पाता है वो सिंप्लिसिटी आनी शुरू होती है। आदमी की अपनी ज़िंदगी में भी यही होता है, जैसे जैसे ज़्यादा मैच्योर होता है वो बिकम्स मोर सिंपल। वो प्रोसेस अपने आप है, एक सीखने का, कहने का, ज़िंदगी का चलता रहता है। लेकिन ये कि मैंने पहले इसी तरह की कॉम्प्लेक्स इमेजेस दी हैं, ये भी सही नहीं। मैं छड़ी रे छड़ी ऐसी गले में पड़ी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी। या इस तरह के पल जो ये आने वाला है, तो इस तरह की नहीं, not all, but उसी तरह से इसमें भी इमेजरी है। इसमें ये चप्पा चप्पा बहुत सीधा है, और ये कि पानी में जलता चिराग लगती थी, ठीक है बहुत सीधा है, लेकिन ये कि तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, इतना सीधा नहीं है, वो उसमें मोड़ है। There were some poems जिसमें आइडिया हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बहुत सरल भाषा का प्रयोग हुआ, जैसे हाथ से छूके ऐसे रिश्तों का इल्जाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कुछ नाम न दो। बहुत मैं भी कि शुरू में मैं जरा कुछ करतब दिखा रहा था ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने तो और जरूरत नहीं रही। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। संगीत का आपका लगाव रहा है,
आपके पिक्चर्स में जो गाने होते हैं बड़े खूबसूरत और बेहतरीन से बेहतरीन गाने होते हैं, टेक्निकल नॉलेज भी आपको काफ़ी है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी पिक्चर में आप खुद म्यूजिक कंपोज करें? नहीं, अब जैसे फोटोग्राफी की पहचान है तो मैं कैमरे के पीछे तो नहीं खड़ा हो जाता जाके, या अदाकारों को बताता हूँ क्या चाहिए मुझे क्या करें, तो मैं अदाकारी तो नहीं शुरू कर सकता। नहीं, लेकिन कुछ बड़े जाने माने और नहीं, लेकिन मेरी फिल्मों में जिन्होंने म्यूजिक दिया है, मेरा ख्याल है अच्छा म्यूजिक दिया है और मेरी जानकारी से बेहतर दिया है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तानपुरा मैं ले लूं। जैसे लेकिन सत्यजीत रे जी कई बार अपने फिल्म्स के म्यूजिक खुद कंपोज कर चुके हैं और बड़े अच्छे नहीं, मतलब सत्यजीत रे जानते थे म्यूजिक और कंपोजर थे, खुद कंपोजर थे, वो कंपोज किया करते थे। बट Satyajit Ray has been one of the most kind of powerful influences on all filmmakers, not only in India, बाहर भी। तो आपके फिल्म डायरेक्शन में या इन योर चॉइस ऑफ थीम्स और anyway, where do you sort of see yourself in comparison to Ray? Comparison to Ray, I'm hardly a student. I have just been allowed to enter the class or to stand at the door and listen. He has influenced you. There is no comparison. I don't think ये आपका सवाल ही जायज नहीं है। मैं सत्यजीत रे is world class नहीं रहे ना, and he's a great master and a great teacher. मैं तो अभी तक उनकी क्लास के दरवाजे पे खड़ा हूँ, अभी तक सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं, अब तो सत्यजीत रे नहीं रहे, तो हमारे रहने उनके ना रहने से उनका दर्जा तो कम नहीं हो गया। हम ये तो कोई बात नहीं कि वो नहीं है तो मैं उनकी कुर्सी पर जाके बैठ जाऊंगा, तो मुमकिन नहीं है। जो टीचर है वो टीचर है। इंडियन सिनेमा जो है, इसमें हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई डिविजन्स आ गए हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि खाली एक कमर्शियल सिनेमा है और एक आर्ट सिनेमा है। दिस इज द टॉक ऑफ अ पैरेलल सिनेमा, द मेन स्ट्रीम सिनेमा। आपको क्या लगता है कि अब इंडियन सिनेमा को हम अगर कैटेगराइज करना चाहें तो इसमें कितने डिविजन्स हैं? देखिए, मैं इस पर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं, और ना ही हिस्टोरियन हूँ सिनेमा के बारे में। पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, करता भी हूँ, बनाता भी हूँ। म्यूजिक की आपको कुछ डिफरेंट फॉर्म्स नजर आती लिटरेचर में डिफरेंट फॉर्म्स नजर आती हैं, सिनेमा में क्यों नहीं है? उसमें क्या गलत है? ये भी जैसे शुरू में बात हुई कि लिटरेचर की तरह रिकॉर्डर है अपने वक्त का। जो इस आर्ट सिनेमा के पक्षधर हैं, वो कई बार उन्होंने ऐसा कहा है कि ये आर्ट सिनेमा जो है, इसी को थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकारी मदद होनी चाहिए इसके पीछे, और इसको प्रमोट नहीं किया जाता। और बॉम्बे के जो कमर्शियल फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने पूरे पब्लिक टेस्ट को खराब कर दिया है। अगर आप अपनी किताब का इंतखाब कर सकते हैं, आप अपने ऑथर्स का इंतखाब कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए सही किताबें चुन सकते हैं, तो आप फिल्में क्यों नहीं चुनते? और अगर आप उस सिनेमा को ना पैट्रनाइज करें जो आपको खराब लगता है, तो वो कैसे चलेगा? तो ये लोग कहें कि उन्होंने टेस्ट खराब कर दिया, आप देखते हैं तो टेस्ट आपका खराब होगा। आप मत खराब कीजिए अपना टेस्ट, आप मत जाइए, तो वो सिनेमा नहीं बढ़ेगा। हमें ये दूसरे पे इल्जाम धरने वाली बात है। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा कि एक जमाने में एक दौर चला था कि आर्ट सिनेमा और इसके कोई पैरेलल सिनेमा कम से कम बनाया जाए। अब धीरे धीरे वो दौर जैसे खत्म सा हो गया। और वंस अगेन आप जो कह रहे थे, क्योंकि आपने पैट्रोनाइज नहीं किया उसे, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की, एफर्ट नहीं की जाके वो सिनेमा देखने की, क्योंकि उसमें सिर्फ ये शिकायत आती है हमारे इलाके में तो आई ही नहीं फिल्म इस तरह। अगर आपको पंडित भीमसेन जोशी को सुनना हो तो क्या वो आपके मोहल्ले में आके गाएंगे? आप जाते हैं ना कॉन्सर्ट्स में। अगर आपको उस तरह का सिनेमा पसंद है तो आप जाके क्यों नहीं एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, जाके देखिए। अब जैसे श्याम जी की फिल्म अभी लास्ट सरदारी बेगम, मम्मो आई थिंक वाज अ ब्रिलियंट फिल्म। मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो सब्जेक्ट थीम बहुत पसंद था। कितने लोगों ने कोशिश की है देखने की जाके, और ऐसा तो नहीं कि रिलीज नहीं हुई। लेकिन अगर वो पैट्रनाइज करें और वो श्याम जी की फिल्में मंगवाएं या देखें, 10 बार कोशिश करेंगे तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। कपड़ों में ले
तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप देखिए, आप पैटर्नाइज कीजिए। नहीं, लेकिन क्या हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए, जैसे कि बाहर भी होता है, हिंदुस्तान के बाहर भी, कि these are two different genres, कि आपका कमर्शियल सिनेमा जो है वो आप ठीक है, कमर्शियल सिनेमा दैट विल हैव मैस अपील, लोग जाएंगे देखेंगे, और दूसरा सिनेमा द सेपरेट पैरेलल सिनेमा इज फॉर क्रिटिकल अपील, दैट उसका कोई आपने mass देखी है solution- शाम की लास्ट दोनों फिल्में? नहीं, मैंने नहीं देखी। फिर आप कैसे कह सकते हैं? आजकल तुम पिक्चर कम ही जब देख पाता आपने हूं, खुद ही नहीं लेकिन देखी मैं तो कैसे देखता था। आपको अगर हाँ। उस तरह का सिनेमा पसंद है और देखना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए जाके देखने की। तो इस वजह से नहीं वो ज्यादा राइज होता। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा आपको लगता है? जब तक आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, सही बात है। जो सही बात है वो तो यही है। हाँ। वो चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। उदय साहब, इट्स ऑल्सो समवॉट अमेजिंग, मुझे तो कई बार दुख होता है इस बात का कि इंडियन सिनेमा व्हिच इज अदरवाइज अ मैच्योर सिनेमा, दैट इज लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बट हम कंटेम्पोररी थीम्स छूने से थोड़ा इसमें हमें दिक्कत होती है। व्हाई इज इट? क्यों हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सब थोड़ा सा इससे हटते रहे हैं कंटेम्पोररी थीम्स का? नहीं, आई थिंक इसमें उन्हें दोष देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसके प्रॉब्लम्स हैं। आप दुश्मन को मार गिरा कहते हैं, आप वॉर दिखा रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ, ये चाइना के साथ, है ना, दो ही वॉर्स हैं। आपके रिलेशंस इस तरह के हैं कि आपको लॉ या गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करती है और फिर वो सेंसर हो जाता है। ये भी नहीं कि उसके बावजूद हुई हैं, बनाई गई हैं फिल्में, लेकिन आप ओपनली बोल नहीं पाते। इस मिसेस गांधी के असैसिनेशन पे अगर फिल्म बनाई जाए, या महात्मा गांधी के असैसिनेशन पे जो हुआ, जो व्हिच वाज वेरी ट्रेजिक, अब तक कितने सेक्शंस हमारी सोसाइटी के इन्वॉल्व हैं, एंड यू डोंट वांट टू create a chaos or a problem and hurt. So the law comes in between, the censor comes in between. हालांकि I personally feel कि it should be allowed. We should have said it. जैसे मैं एक बात कहूँ कि पार्टीशन पे हम दोनों मुल्कों ने फिल्म नहीं बनने दी, लेकिन अगर बनाने दी होती तो अब तक ये जो बोझ और नफरत और ये जो बिटरनेस है वो सारी अब तक सिस्टम से निकल चुकी होती। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे इतनी फिल्में बनी हैं कि they've thrown it out of their system. I wish we were allowed like this. मार उडारी निकुगिए मार उडारी। पिंजर अमृता प्रीतम की कहानी पे देश के बंटवारे से जुड़ी फिल्म। इस फिल्म के गीत लिखे गुलजार ने। उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, लग गई चिड़ संग यारी, मार उडारी निकुगिए मार उडारी। गुलजार के साथ हमारा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ 1997 में। उसके बाद बतौर गीतकार गुलजार कई ऐसी फिल्मों से जुड़े रहे जिन्होंने कंटेम्पररी थीम्स और कैरेक्टर्स को सामने रखा। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। आधी सदी से ज्यादा का समय गुजर चुका है। मद मद नीम बंद नैनों से कहीं, वाके वाके तूने कहीं झांका तो नहीं। लेकिन शब्दों के जादूगर गुलजार के तिलिस्म में हम आज भी जकड़े हुए हैं। इश्क शवा, उश्क शवा, शाम दे मरहबा। Hey, say what? Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.